Good morning students, we are studying surface chemistry. In the last video we have discussed about the classification of the colloids, जिसमें हमने बहुत different types के colloid पढ़े थे. एक type छूट गया था, that is the associated colloids, which is the classification based on the types of particles of the dispersed phase. डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है. सो नाम क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड्स, मतलब यहाँ किसी चीज़ का एसोसिएशन हो रहा है, मतलब जुड़ रहे होंगे, है ना, एसोसिएट हो रहे होंगे, ठीक है. यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे होंगे, एसोसिएट हो रहे होंगे. सो क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन अ मीडियम बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है. ये वो सब्सटेंस है जो अगर आप इसको मीडियम में, जो डिस्पर्शन मीडियम है उसमें अगर कम मात्रा में मिलाओगे तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट बिहेव एज कोलाइडल पार्टिकल एट हायर कंसंट्रेशन. बट अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स. अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स. ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के पास क्या होता है, एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट बना फॉर्मेशन करते हैं, एग्रीगेट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं. और इस एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को यहाँ माइसेल बोलते हैं या मिसेल बोलते हैं, ठीक है. माइसेल बोल सकते हैं क्योंकि माइसेल ही बोलते हैं, बट हम लोग मिसेल बोल देते हैं इंडियंस, बट ये माइसेल है, ठीक है. सो यहाँ पर माइसेल का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये क्या बिहेव करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं. अगर कम कंसंट्रेशन है तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करेंगे, बट अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो इनका एग्रीगेशन होने लगता है. एग्रीगेशन होकर ये एग्रीगेटेड पार्टिकल्स बना लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, माइसेल का फॉर्म करते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है सोप सोल्यूशन. माइसेल फॉर्मेशन आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. सोप का क्लीनिंग एक्शन जब पढ़ा था उस समय मैंने माइसेल फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ाया था, तो वो क्लास 12th में एक बार फिर से है माइसेल फॉर्मेशन, ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल है सोप सोल्यूशन जो है इट फॉर्म्स माइसेल, ठीक है. वो माइसेल फॉर्म करता है. कैसे करता है, तो जो सोप होता है इट इज़ नथिंग बट अ हायर फैटी एसिड, ठीक है. ये फैटी एसिड क्या होता है, सोप इज़ अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है. सो आप इसका मैकेनिज्म जो है उसका जो नोट्स खुद बना सकते हैं. आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन, ठीक है. वहाँ से आप पढ़ सकते हैं. आप यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है उसमें. तो सोप क्या होता है, सोप इज़ अ पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड. तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ C17H35 COONA, ठीक है. सोडियम स्टेरेट बोलते हैं जिसको. तो ये दिस इज़ दी फॉर्मूला फॉर आवर सोप, ठीक है. इसका नाम है सोडियम स्टेरेट. अब ये सोडियम स्टेरेट को अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, है ना. ओके तो सोडियम स्टेरेट इट इज़ अ सोप. सोप क्या होता है, इट इज़ अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड. तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सोडियम स्टेरेट. इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये जो ऑर्गेनिक इधर का जो पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक टेल. इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक. दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक. और ये जो पार्ट है दिस इज अ हाइड्रोफिलिक टेल, ठीक है. ये हाइड्रोफोबिक टेल है, वो हाइड्रोफिलिक टेल है. हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी से डरता है, वो हाइड्रोफिलिक मतलब इट इज़ अ वाटर लविंग टेल. तो आप इसको इस तरीके से, मैं शॉर्ट में इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, आप पूरा 70, ठीक, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज़ दी हाइड्रोफोबिक टेल एंड दिस वन इज़ अ हाइड्रोफिलिक टेल. इसको मैंने इस तरीके से एक सेंटीपेड की तरह जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना वैसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक. सो दिस इज़ दी सोडियम स्टेरेट. हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. अब ये क्या होते हैं, अगर ये कम अमाउंट में है, ओके, ये जो सॉल्ट है दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट. दिस ये जो सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप जब इसको वाटर में डालते हैं कम अमाउंट में तो ये क्या कैसे एक्ट करेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है.
पर अगर ज़्यादा अमाउंट में डाल दें तो ये क्या बना लेता है, मिसल फॉर्मेशन करके कोलाइड बना लेता है। तो अगर कम अमाउंट में है वाटर में, जैसे ये एक वाटर का बीकर है, इसमें अगर कम अमाउंट में है तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोफिलिक टेल है वो किसकी तरफ रहेगा, वाटर की तरफ रहेगा, और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये ऊपर की तरफ रहेगा इस तरीके से। ठीक है, सो एट लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करेंगे। ठीक है, ये जो है माइनस है, ओके, ये सब माइनस चार्जेस, इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप माइनस चार्ज। सो ये लो कंसंट्रेशन में सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। बट अगर साबुन का कंसंट्रेशन, सोप का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं, ये मिसल फॉर्म करते हैं। क्या होता है, मिसल कैसे फॉर्म करते हैं, ये जितने भी हाइड्रोफिलिक टेल है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक टेल क्या होते हैं, इस तरीके से एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं वाटर के अंदर, और हाइड्रोफोबिक टेल बाहर की तरफ रहते हैं, क्योंकि वो वाटर लविंग है तो वो क्या होगी, इस तरीके से बाहर की तरफ रहेंगे, और इधर ऐसा क्या फॉर्म करते हैं, मिसल का फॉर्म करते हैं, माइसेल का फॉर्म करते हैं। दिस इज दी माइसेल। तो अब देखो, पहले पार्टिकल छोटे थे, अब ये माइसेल का फॉर्मेशन करके जो पार्टिकल हैं वो बड़े हो गए हैं, एग्रीगेट होके इनका साइज़ बड़ा हो गया। अब साइज़ बड़ा हो गया तो क्या फॉर्म कर सकते हैं, ये कोलाइड्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पार्टिकल हैं, सोप के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के पास आके क्या बना, एग्रीगेट फॉर्म बनाते हैं, माइसेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो सोप सोल्यूशन है वो क्या बन जाता है, कोलाइड बन जाता है। ठीक है, सो जो ये वाला जो पार्ट है, COO पार्ट है, वो आउटवर्ड्स रहता है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना। अगर ये पानी है हमारा, इसके अंदर पानी है, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये क्या होगा, पानी की तरफ, बाहर की तरफ रहेगा, और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये अंदर की तरफ रहते हैं, है ना। इस तरीके से वो लोग क्या बनाते हैं, माइसेल फॉर्मेशन करते हैं। और हमारा पार्टिकल पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया तो क्या बन गया, कोलाइड फॉर्मेशन हो गया। सो डिटर्जेंट के केस में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर भी एक पोलर और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। जैसे इसमें था, दिस इज़ द नॉन पोलर पार्ट, जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक है। जो पोलर पार्ट है वो इज हाइड्रोफिलिक टेल है ना। समझ रहे ना, पोलर और नॉन पोलर, क्योंकि वाटर इज़ अ क्या, वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। तो जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर एक दूसरे को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। सो हाइड्रोफिलिक टेल, इसलिए वो हाइड्रोफिलिक टेल है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है ना। सो लो कंसंट्रेशन में सिंपल इलेक्ट्रोलाइट, और अगर हायर कंसंट्रेशन हो गया तो क्या होगा, माइसेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये माइसेल फॉर्मेशन की वजह से ही सोप में क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन हो जाता है। कैसे होता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो जैसे एक जो है हाइड्रोफोबिक टेल है और एक हाइड्रोफिलिक टेल है। ठीक, तो अगर ये कपड़ा है, कपड़े में इस तरीके से ऑयल या डर्ट या कोई ग्रीस है, तो क्या होगा, ये जो है ये नॉन पोलर पार्ट है ना, और ये जो है पोलर पार्ट है। सो जो हाइड्रोफिलिक टेल है वो बाहर की तरफ रहेगा, और हाइड्रोफोबिक टेल इस तरीके से आके, इससे क्या होंगे, इस ग्रीस से आके कनेक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, समझ रहे हैं, अटैच हो गया इस तरीके, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना। हाइड्रोफोबिक है मतलब ये जो ग्रीस है, इट इज़ ऑर्गेनिक पार्ट, ग्रीस या कोई भी डर्ट है, इट इज़ ऑर्गेनिक थिंग। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इस तरीके से क्लोथ के पे, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आके अटैच हो जाते हैं। और जब इनका जो फोर्स है ऊपर की तरफ ज़्यादा लगने लगता है, तो ये क्या होगा, क्लोथ से इस तरीके से अलग हो जाते हैं। ये जो डर्ट है ना, डर्ट पे इस तरीके से सारा जो सोप है आके इस तरीके से अटैच हो गया है। सोप का जो ऊपर ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इस तरीके से आके अटैच हो गया सोप का पार्ट। तो क्या होगा, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये जो ग्रीस है, ये डर्ट है, वो क्लोथ से अलग हो जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, मिसल का फॉर्मेशन। तो अब क्या हो गया, देखो क्लोथ से जो है डर्ट जो है या ग्रीस है वो अलग हो गया क्लोथ से, और आप इसको क्या करोगे, ब्रश से या किसी से भी करके इसको बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, पानी डाल दो तो ये बाहर चला जाएगा डर्ट। तो इस तरीके से क्लोथ से क्या निकलता है, दिस इज दी क्लोथ का एक पार्ट है जिसमें क्या है, कोई डर्ट या ग्रीस है। तो इस तरीके से जो सोप है वो माइसेल फॉर्मेशन करके डर्ट को अलग कर देता है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। जैसे ये क्लोथ के ऊपर डर्ट लगा हुआ है, तो जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो आउटवर्ड रहेगा, और हाइड्रोफिलिक टेल जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, पानी की तरफ है ना, ये जो है पानी है पूरा।
तो जो हाइड्रोफिलिक टेल है वो पानी की तरफ ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो इस डर्ट पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फोर्स जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा हो गया तो क्लोथ से ये जो डर्ट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो गया और इस तरीके से माइसेल फॉर्मेशन हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, किससे, क्लोथ से, और पानी डाल दोगे तो वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से डर्ट, ग्रीस या कोई भी ऑयल है वो कपड़ों से बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लियर हुआ कैसे हुआ? दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर मिसल फॉर्मेशन या फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिसल फॉर्मेशन आता है एग्ज़ाम में, 10th में तो नहीं आया था पर 12th में इम्पॉर्टेंट है ना, कि क्या आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन या एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। तो ये आपकी बुक में पूरा लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, इसको लर्न कीजिए। ठीक है, और रियल में याद कीजिए क्वेश्चन आंसर। आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर आ गया, मतलब एग्ज़ाम होगा और थ्योरी पेपर होगा। ठीक है, मैं कई बार बोल रही हूँ कि जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ, नीट का एग्ज़ाम हुआ, सीबीएसई ने किसी को नहीं छोड़ा, आईआईटी भी लिया, नीट भी लिया। प्लीज़ लर्न दी क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। आप बिल्कुल ऐसे बैठे मत रहो, बिल्कुल लेज़ी हो चुके हैं आप लोग, थोड़े एक्टिव बनिए। ओके, सो ये था हमारा लास्ट कैटेगरी एसोसिएटेड कोलाइड, जिसको हम माइसेल बोलते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, कौन से कोलाइड की प्रिपरेशन करने की बात कर रहे हैं हम लोग? लियोफोबिक कोलाइड्स की, क्योंकि लियोफिलिक कोलाइड्स बनाना तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, डिस्पोज फेस और डिस्पर्शन मीडिया को आपस में मिला दो, मिक्स कर दो, आपका सिंपल वो क्या बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। बट जो लियोफोबिक कोलाइड्स हैं, क्योंकि उसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच क्या होता है, दे हेट ईच अदर, तो उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो उसको बनाने के लिए हम कुछ प्रिपरेशन मेथड यूज़ करते हैं, जो यहाँ आपकी बुक में हम 3 मेथड पढ़ेंगे, केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और लास्ट जो है वो है पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो तीनों मेथड को एक एक करके देखते हैं कि केमिकल मेथड क्या है। ठीक है, केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, लाइक डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर हाइड्रोलिसिस, वो सब करा के हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होते हैं और एग्रीगेट होके क्या बना लेते हैं, कोलाइड्स बना लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ये मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही छोटे होते हैं, अब इतने छोटे होते हैं तो इनका कोलाइड बनाना मुश्किल है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होके दे फॉर्म दी सोल्स। ठीक है, सो आपकी बुक में बहुत सिंपल तरीके से ये 3 लाइन में डिफाइन भी किया गया है कि कोलाइडल डिस्पर्शन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिडक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, सो इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम कौन कौन सा केमिकल मेथड यूज़ करेंगे, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, जिससे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और ये मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए हैं दे एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म दी सोल। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स पढ़ा था, उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होता है, एग्रीगेट हो जाते थे, वही सेम हो यहाँ पर भी होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन कोलाइड बना लेंगे। तो पहला है, सपोज आपको बनाना है AS2O2 का, आपको कोलाइड बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे AS2O2 का कोलाइड, सॉरी AS2S3 का कोलाइड बनाना है। ठीक है, सो AS2S3 का अगर आपको कोलाइड बनाना है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड बनाना है। ठीक है, तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आर्सेनिक ऑक्साइड लेंगे, उसमें H2S मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब आयन एक्सचेंज हो रहा है, आर्सेनिक सल्फर के साथ और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपस में कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज मेथड हो रहा है, आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कौन सा मॉलिक्यूल मिलता है, आर्सेनिक सल्फाइड। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे कोलाइड का, है ना, क्योंकि वाटर हमको मिल चुका है, वाटर में ये मॉलिक्यूल्स मिला है। अब ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, कोलाइड्स बना लेंगे। दूसरा, अगर आपको बोलते हैं कि सल्फर का कोलाइड सॉल्यूशन बना, ठीक है, किसका बनाना है, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या रिएक्शन करवाएंगे हम, SO2 में H2S करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, जो वाटर है उसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन मेथड है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और H2S में, तो क्या होगा, फाइनली
हमको मिलेगा सल्फ़र और वाटर। तो यहाँ पर जो सल्फ़र है उसका क्या मिल जाएगा हमको, कोलाइडल सोल्यूशन। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में किसका, हम यहाँ पर किसका सॉल्व बना रहे हैं, किसका कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं, गोल्ड का, है ना। अगर एग्जाम में आता है गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है तो आप कौन सा केमिकल मेथड यूज़ करेंगे, है ना। एग्जाम में क्या आ सकता है, अगर गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे बताइए। तो किस तरीके से बनाएंगे, ये मेथड है ना। हम क्या लेंगे, AuCl3 लेंगे, उसमें फॉर्मल्डिहाइड और वाटर लेंगे, तीनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, गोल्ड का कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। और कौन सा मेथड है, ये रिडक्शन मेथड है, क्योंकि ये यहाँ पर से रिडक्शन मतलब क्या होता है, नेगेटिव और चीज़ों, नेगेटिव का अलग होना, नेगेटिव सब्सटेंस का अलग होना। तो यहाँ से देखो ये नेगेटिव पार्ट जो है अलग हो रहा है, सो दिस इज द रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस। सॉरी, तो यहाँ पर FeOH थ्राइस का हमको क्या बनाना है, कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है। तो हमने कौन सा रिएक्शन किया, आयरन क्लोराइड जो है उसका रिएक्शन वाटर से करा दिया, हाइड्रोलिसिस हुआ यहाँ पर, तो हमको क्या मिल गया, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ FeOH थ्राइस। ठीक, तो ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं पूरा कि कौन सा आपको अगर कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है तो कौन सा केमिकल रिएक्शन यूज़ करना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है। केमिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। इनका मेथड का यूज़ करके हम मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं और ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं ये आपस में एग्रीगेट होके दे फॉर्म दी कोलाइड्स। ओके, क्लियर हुआ केमिकल मेथड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ओके, सो जो नेक्स्ट मेथड है इट इज़ इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, आर्क मेथड। तो इसमें आप देख रहे हैं डिसइंटीग्रेशन मतलब कोई चीज़ अलग हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम कुछ चीज़ों को अलग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ओके, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्शन एंड इंटीग्रेशन। इसमें दोनों होता है, डिस्पर्शन और इंटीग्रेशन होता है। और जनरली हम इस मेथड का यूज़ कब करते हैं, टू प्रिपेयर द सॉल्व ऑफ मेटल्स। अगर आपको मेटल सॉल्व्स बनाने हैं तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। कौन कौन से मेटल, जनरली प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। ओके, याद रखेंगे प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। अगर मेटल्स के सॉल्व्स बनाने हैं, मेटल सॉल्व्स बनाने हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ओके, सो इसमें डिस्पर्शन और इंटीग्रेशन दोनों होता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो मेटल होगा उसका वेपोराइज होगा, उसके बाद वो कंडेंस होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मेटल्स वेपोराइज होंगे और उसके बाद कंडेंस होंगे। ओके, सो किस तरीके से ये मेथड होता है, उसका ये सेटअप है। इसमें क्या होगा, दो इस तरीके से वेसल्स होंगे, ओके, कंटेनर होंगे। एक पहला कंटेनर जिसके अंदर वाटर होगा, ठीक है। इस वाटर में दो इलेक्ट्रोड्स, वो मेटल इलेक्ट्रोड्स होंगे जिनका आपको मेटल सॉल्व बनाना है। सपोज आपको सिल्वर का मेटल सॉल्व बनाना है तो आप जो मेटल इलेक्ट्रोड लोगे वो सिल्वर का लोगे। अगर आपको कॉपर का बनाना है सॉल्व तो आप कॉपर के इलेक्ट्रोड लोगे। अगर आपको गोल्ड का मेटल सॉल्ट बनाना है तो आप गोल्ड लोगे। अगर प्लैटिनम का मेटल सॉल्ट बनाना है तो प्लैटिनम लोगे। सो जो भी मेटल का सॉल्ट बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग मेटल इलेक्ट्रोड चूज़ करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने यूज़ किया मेटल इलेक्ट्रोड और एक को पॉजिटिव से दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद एक दूसरा कंटेनर है जिसमें पूरा आइस है। ओके, उसमें क्या है, पूरा आइस है। अब देखो यहाँ पर क्या, बहुत ही हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करवाते हैं इस मेटल इलेक्ट्रोड में। तो यहाँ पर क्या है, आर्क प्रोड्यूस होता है, बहुत चिंगारी जैसा आर्क, बहुत तेज़ी से आर्क निकलता है। ठीक है, मेटल आर्क तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होता है। ओके, जिससे ये क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे जो मेटल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट होके यहाँ इसमें वाटर में आ जाते हैं। पर ये जो मेटल है ये बहुत ही, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, वेपोराइज होने लगेंगे मेटल। अब मेटल को वेपोराइज होने के बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे जो कंटेनर है उसके चारों तरफ आइस लगा देते हैं कि अगर मेटल अगर वेपोराइज होने की कोशिश करे तो ठंडा होके वापस क्या हो जाए, इस पर कंडेंस हो जाए। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, जिसका हमको मेटल सॉल्व बनाना है उसी का इलेक्ट्रोड लेंगे। फिर हम बहुत ही हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होगा
तो क्या होगा, इतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा कि ये मेटल्स क्या होंगे, वेपराइज होने लगेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल आर्क है, सो हीट जनरेट होगा जिससे ये मेटल वेपराइज होने लगेंगे। पर क्योंकि हमने चारों तरफ आइस लगा के रखी है तो ये मेटल वेपराइज नहीं होंगे, तुरंत क्या हो जाएंगे, इमीडिएटली कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होकर ये वाटर में आ जाएंगे। ठीक है, इस वाटर में जो है वहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे, वाटर में कंडेंस हो जाएंगे। अब क्या होगा कि हमको क्या मिल जाएगा, मेटल सॉल्ट मिल जाएगा इससे। ठीक है, मेटल्स के छोटे छोटे पार्टिकल जो है इसमें क्या हो जाएंगे, पूरा कंडेंस हो जाएंगे, तो हमको इस वाटर में क्या मिल जाएगा, मेटल सॉल्ट मिल गया। ठीक है, पर ये जो मेटल सॉल्ट है इसमें ये भी हो सकता है कि मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, एक दूसरे के करीब आके बड़ा पार्टिकल बना ले और नीचे बैठ जाए, हो सकता है कि नहीं, प्रेसिपिटेट हो जाए। तो उसको दूर करने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं KOH which act as a stabilizing agent। ये किसकी तरह काम करता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, KOH किस तरीके से काम करता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह। वो क्या होगा, जैसे एक मेटल के पार्टिकल है उसके चारों तरफ ना OH इस तरीके से निगेटिव आयन आ जाएगा, OH का, ये मेटल है इसकी चारों तरफ क्या हो गया, OH आयन आ गया, नेगेटिव आयन। तो अब क्या होगा, ये OH आयन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, तो अब इनका एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है मेटल्स का। ठीक है, ये मेटल्स आपस में एग्रीगेट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल या बड़ा स्पीशीज़ नहीं बना पाएंगे, तो जिससे मेटल सॉल्ट जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं, फिर से सुन लो। यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी जिससे ये मेटल वेपराइज होने लगेंगे। पर क्योंकि हमने चारों तरफ क्या लगा रखा है, आइस लगा रखा है, तो ये वेपराइज मेटल इमीडिएटली कंडेंस हो जाएंगे वाटर में। ठीक है, वाटर में आके कंडेंस हो जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक कोलाइड मिल जाएगा। पर क्या हो सकता है कि जो मेटल्स हैं, ये जो मेटल्स के इस तरीके से पार्टिकल है, ये आपस में एक दूसरे के पास आके एक बड़ा पार्टिकल भी बना सकते हैं ना, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो सकते हैं, मेटल पार्टिकल पास आए और एक बड़ा पार्टिकल बना के प्रेसिपिटेट हो गए, तो क्या होगा, वो तो कोलाइड रह नहीं जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए हम एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट KOH। तो KOH क्या करेगा, ये मेटल्स के चारों तरफ इस तरीके से OH इस तरीके से आके जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, अब दो पार्टिकल्स जो है मेटल्स के वो एक दूसरे से दूर जाएंगे क्योंकि रिपल्शन होगा और उनमें एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये है मेथड इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसके नोट्स आप मॉडर्न ABC से बना सकते हैं, उसमें पूरे हर एक पॉइंट नोटेड हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, इसमें आइस को यूज़ कर रहे हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ कर रहे हैं, वो सब का मेथड जो है वो आपको ABC में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है पेप्टाइजेशन। ये भी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है इट इज़ पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हो। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समझते हैं ना, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आखिरी में कुछ प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है जो सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि AgNO3, और अगर आप HCl को मिलाओगे तो आपको AgCl2 को क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट कलर का, है ना। तो प्रेसिपिटेट जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, अगर आप उसका कोलाइडल सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम पेप्टाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट है उसका हम क्या बना रहे हैं, कोलाइडल बना रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। पर उसमें हम इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट भी डालते हैं, एक सुटेबल, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, सुटेबल, उसके उस प्रेसिपिटेट से सुटेबल हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसका अगर हमको कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है तो हम पेप्टाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। पर इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वी ऐड सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ताकि वो स्टेबलाइज रहे और क्या बन जाए, हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बन जाए, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है, वो तो नीचे बैठा हुआ है, हमको सोल्यूशन बनाना है, कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है उससे, तो कोई ना कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा उसमें। तो हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, पेप्टाइजिंग एजेंट।
सपोज आपको AgCl का वो बनाना है, कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, सिल्वर क्लोराइड का क्या बनाना है आपको, कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है। तो क्या करेंगे हम, जो डिस्पर्शन मीडियम है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हम क्या डालेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। तो अगर आपको सिल्वर क्लोराइड का बनाना है तो हम कौन सा पेप्टाइजिंग एजेंट लेंगे, AgNO3 लेंगे, ठीक है। ऐसा आपको पेप्टाइजिंग एजेंट लेना है जिसमें आयंस कॉमन रहे, कॉमन आयन हो उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर Ag है तो AgNO3 में भी Ag है, तो हमको ऐसा आयन लेना है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें आयन कोई ना कोई एक आयन कॉमन होना चाहिए, या तो Cl या तो Ag। अच्छा होगा अगर आप AgCl ले रहे हो तो Ag वाला ही कॉमन आयन ले लो, तो हम AgNO3 ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर हमको AgCl फ्रेशली प्रिपेयर्ड AgCl है और उसका हमको क्या बनाना है, कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, तो हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है या कौन सा पेप्टाइजिंग एजेंट लिया है, AgNO3, उसका डाइल्यूट सोल्यूशन लिया। अब दोनों को मिला दो, शेक करो, तो हमारा क्या बन जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन। तो रिएक्शन क्या होता है इसमें, जो AgCl का बड़ा मॉलिक्यूल है वो Ag+, यहाँ से जो Ag+ है उसके साथ कंबाइन होकर इस तरीके से ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में, और उसमें क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव इस तरीके से चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। उस जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एग्रीगेट नहीं होंगे, एग्रीगेट होकर अब सेटल डाउन नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। तो अब उस पार्टिकल में हमेशा क्या रहेंगे वो लोग, डिस्पर्शन मीडिया में हमेशा क्या रहेंगे, वो सस्पेंडेड रहेंगे पार्टिकल्स, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। इस वजह से हमारा क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर कोई भी मल्टी मॉलिक्यूलर वो नहीं होगा, एग्रीगेशन होके नीचे नहीं बैठेंगे वो लोग। समझ में आए, पेप्टाइजेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ले रहे हैं और कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट, और उसमें क्या होना चाहिए, आयन कॉमन होने चाहिए, ठीक है, कॉमन आयन होने चाहिए। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, AgCl जो है ये Ag आयन के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाएगा, एक ऐसा स्पीशीज़ बनाएगा जिसमें पॉजिटिव आयन आ जाएगा। पॉजिटिव आयन की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एग्रीगेट होकर फिर से कोई सेटल डाउन नहीं होंगे, तो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन स्टेबलाइज्ड रहेगा। तो ये है पेप्टाइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमने 3 प्रिपरेशन मेथड पढ़े, केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, डिसइंटीग्रेशन मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं उसको, और एक पेप्टाइजेशन, ठीक है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड किस लिए यूज़ होता था, मेटल सॉल्ट बनाने के लिए, प्लेटिनम के सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट या फिर गोल्ड सॉल्ट, ये सब बनाने के लिए हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड यूज़ कर रहे थे। और केमिकल मेथड्स भी यूज़ करके बना रहे थे, उसमें अलग अलग केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस या डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सब मेथड का यूज़ करके हम क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे। और ये मॉलिक्यूल्स जो है एग्रीगेट होके क्या बना रहे थे, कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे थे, ठीक है। ये तीनों मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं कि प्रिपरेशन मेथड बताइए कोलाइडल सोल्यूशन बनाने की, या मेटल सॉल्ट बनाने के बनाइए, या प्रेसिपिटेट से आप किस तरीके से कोलाइडल सोल्यूशन बनाओगे, AgCl का आप प्रेसिपिटेट है आपके पास, उसका कोलाइडल सोल्यूशन कैसे बनेगा, या फिर FeOH थ्राइस है, इसका आपके पास प्रेसिपिटेट है, ठीक है, FeOH थ्राइस, उसका आपके पास प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, तो उसका कोलाइडल सोल्यूशन कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाएंगे, FeOH थ्राइस में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इसमें जनरली हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, FeCl3 का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बना सकते हैं। देखो यहाँ पर ये कॉमन है, दिस इज द पेप्टाइजिंग एजेंट, है ना। इस केस में FeCl3 इज अ पेप्टाइजिंग एजेंट, और ये FeOH3 का हमको क्या बनाना था, कोलाइडल सोल्यूशन। तो हमने क्या लिया, FeCl3 एक प्रेसिपिटेट इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसके प्रेजेंस में हमने क्या बनाया, एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाया। तो इस तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन मेथड। इसके नोट्स आप मॉडर्न एमबीसी की बुक से या अपनी टेक्स्ट बुक से भी बना सकते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लिख लीजिए, हर एक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड से बनता है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप पूरे सेंटेंस में लिखेंगे, है ना। मैं देखती हूँ, मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड में अगर पॉइंट वाइज लिखी हूँ तो बच्चे सिर्फ वो पॉइंट लिख देते हैं, उसको सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते हैं। कुछ 1-2 बच्चे हैं सेंड किए हैं क्या बोलते हैं नोट्स, तो मैं देखती हूँ। तो आप उस पॉइंट को पूरा सेंटेंस में क्रिएट करो, है ना। जैसे दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स दी डिस्पर्शन एंड इंटीग्रेशन मेथड, मैं क्या लिखती हूँ, डिस्पर्शन प्लस इंटीग्रेशन लिख दी हूँ, बट आपको क्या लिखना है, पूरा सेंटेंस में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में तो पॉइंट नहीं लिखोगे ना, आप तो पूरा सेंटेंस में एक्सप्लेन करोगे उसको।
सिर्फ हेडिंग लिख देने से नहीं होगा, पूरे सेंटेंस को लिखेंगे है ना। तो नोट्स बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपके नोट्स में सेंटेंस आना चाहिए, पूरा एक सेंटेंस। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।